second session of this module Python for Deep Learning using NumPy। पिछले सेशन में हमने मैट्रिक्स फंडामेंटल्स पढ़े थे और पढ़ा था कि किस तरीके से हम मैट्रिसेस को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग NumPy स्टैंडर्ड फंक्शंस। और इस सेशन में हम पढ़ेंगे इसके अलावा मैट्रिक्स ऑपरेशंस। स्टार्ट करेंगे एलिमेंट वाइज मैट्रिक्स ऑपरेशन से। तो सबसे पहले हम दो एरेज क्रिएट कर लेते हैं जिस पे हम एलिमेंट वाइज मैट्रिक्स ऑपरेशंस को लगाएंगे। तो चार एलिमेंट वाइज मैट्रिक्स ऑपरेशन है जो हम यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड डिवाइड। तो सभी को एक एक करके चला के देखते हैं। मल्टीप्लाई, तो जो इसका आपने अंदर वैल्यूज़ पास करनी है, जो दो आपने एरेज बनाए हैं उनको आप मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। तो ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है दोनों एरेज का। और इसी के तरह से आप इनको ऐड करके भी देख सकते हैं। तो ये एलिमेंट वाइज एडिशन है एंड सब्ट्रैक्ट। तो सभी का इसका एक ही जैसा सिंटैक्स है कि आपने सब्ट्रैक्ट ये फंक्शन का नाम लिखना है और उसके अंदर दो एरेज पास करने जिन पे आपने एलिमेंट वाइज ऑपरेशन चलाना है। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ अर्थमेटिक फंक्शंस हैं जो हम यूज़ करेंगे। तो अर्थमेटिक फंक्शन के लिए सपोज हम EXP से स्टार्ट करते हैं, एक्सपोनेंशियल। नमपाई का जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसमें आप एरे भी पास कर सकते हैं। तो और जो इसका आउटपुट होगा वो भी एक एरे की फॉर्म में होगा। और इसके साथ में चाहे हम अगर लॉगरिथमिक फंक्शन को भी ट्राई कर सकते हैं। ये इसमें कुछ वैल्यू NaN आ रही है क्योंकि आपका जो एरे था उसमें कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी। तो जहाँ नेगेटिव वैल्यू आ रही है वहाँ पे NaN की वैल्यू आ रही है। तो डोंट वरी अबाउट इट। तो इसमें हम मिनिमम, मैक्सिमम और मीन भी देख सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स में। तो ये मिनिमम की वैल्यू देगा उस मैट्रिक्स में। वी कैन सी यहाँ से -1.4 इज़ द मिनिमम वैल्यू। और अगर मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो ये आपको 2.44 देना चाहिए। 2.44 दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। और इसी तरीके से हम मीन भी देख सकते हैं। तो मीन जैसे हमने कहा कि ये है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है आपके पास में अप्रोक्सीमेटली, तो मीन भी अप्रोक्सीमेटली 0 आना चाहिए। एग्जैक्ट 0 नहीं आ रहा है, काफ़ी वो है क्योंकि कम डाटा है इसलिए प्रॉब्लम है। तो लेटस, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे डाटा को काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं। सपोज हमने 10x10 का एरे बना लिया एक, और इसके बाद अगर हम इसका मीन चेक करते हैं तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है। तो जितना ज़्यादा डाटा होगा उतना ही बेटर हमारे पास में जो रैंडम नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। कभी कभी हमको ज़रूरत पड़ती है कि जो आपके पास में एरेज आपने बनाए हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है या कुछ इंसर्ट करना है। तो इसको हम एग्जांपल लेते हैं वंस के साथ में। हमने एक वंस बनाया और उसको देखा कि भाई क्या है, सॉरी ये एक आ गया। वंस को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये 5 1 वैल्यूज़ आ गई हैं इसमें, 1 1 1। तो अगर इसके अंदर हमने कुछ वैल्यू ऐड करनी है तो हम अपेंड से कर सकते हैं। वो अपेंड से जब हम करेंगे तो हमेशा लास्ट में वैल्यू ऐड होगी। तो इसमें यहाँ पे हम एरे का नाम लिखेंगे कि कौन सा एरे है, और इसके अलावा अगर उसमें कुछ हमने एरेज ही पास करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर अदरवाइज़ हम कुछ अपनी तरफ से भी एक लिस्ट दे सकते हैं कि जो इसके अंदर अपेंड हो जाएगी। तो आप देखोगे 2 और 3 इसके अंदर अपेंड हो गए। तो दूसरा हम एरे भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर सपोज एक और एरे आप क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट कर लें, या जो इसमें ही नीचे मैं एक और एरे क्रिएट कर देता हूँ। इसकी जगह 1 के साथ में हम एक 0 एरे क्रिएट कर लेते हैं। ज़ीरोज़ डाटा टाइप नहीं भी लिखेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पे अब इसकी जगह पे ज़ीरोज़ करेंगे तो ये ज़ीरोज़ को अपेंड कर देगा। तो ऐसे ही अगर आपको एक स्पेसिफिक जगह पे कोई चीज़ डालनी है तो उसके लिए हम इंसर्ट यूज़ करते हैं। तो अगर ये इंसर्ट का फंक्शन जैसे लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास वंस था जिसमें 5 1 थे, और हमने 3 इंडेक्स नंबर दिया है कि जहाँ से इसने इसको इंसर्ट करना है, स्टार्ट करना है।
तो ये 2 और 3 इसने थर्ड इंडेक्स 3 इंडेक्स से किया, 0 1 2 और 3 की जगह पे 2 और 3 डाल दिया। इसी तरीके से सपोज हम यहाँ पे इसके साथ में ये जीरोज़ लिख देते हैं, तो आपके पास में ये जीरोज़ का ऐड हो जाएंगे, 5 जीरो का पूरा जो एरे है वो ऐड हो जाएगा। तो अब हम ब्रॉडकास्टिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उसका फंक्शन है, तो उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो समझने के लिए पहले हम अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे जाएंगे और उसके हिसाब से समझ के फिर यहाँ पे उसको एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। तो खोलते हैं अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ब्रॉडकास्टिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है नमपाई का और बहुत यूनिक फीचर है नमपाई का। अभी हमने मैट्रिक्स ऑपरेशन जो देखा, एलिमेंट वाइज मैट्रिक्स ऑपरेशन, तो उसके लिए ज़रूरी था कि जो दो मैट्रिक्स जिनको हमने ऑपरेट करना है, तो वो दोनों का जो डायमेंशन है, शेप है, वो एक जैसा होना चाहिए। अगर एक 3/2 का है तो दूसरा भी 3/2 का ही होना चाहिए। तो इस तभी वो मैट्रिक्स ऑपरेशन है, एलिमेंट वाइज मैट्रिक्स ऑपरेशन, वो ठीक से हो सकता है। तो ब्रॉडकास्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक मैट्रिक्स का साइज कुछ भी है और दूसरे मैट्रिक्स का अगर सेम साइज नहीं भी है, तो उसमें काफ़ी प्रोबेबिलिटी है अगर हम उसको एक ढंग से मैट्रिक्स को बनाएं दूसरे को। तो जैसे ये मैट्रिक्स 3/3 है और इसके अंदर हमने सपोज +1 करना है सभी एलिमेंट वाइज, तो रादर देन हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएं, इसकी जगह हम एक सिंगल वैल्यू, स्केलर वैल्यू दे के भी ये काम करा सकते हैं। जब हम स्केलर वैल्यू देते हैं तो जो नमपाई है बैकएंड पे अपने आप से वो इसको इसके बराबर बना के और एक मैट्रिक्स बनाता है जो इसके साइज़ का हो और सभी में 1 1 वैल्यू को ब्रॉडकास्ट कर देता है और उसके बाद में ऐड कर देता है। तो आउटपुट जो है वो हर एक में एक एडिशन के साथ में आएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और स्क्वायर, पावर और इस तरीके के सभी फंक्शंस इसके साथ एलिमेंट वाइज ऑपरेशन में हो सकते हैं। दूसरा केस ये है कि अगर आपके पास ये जो 3/3 का मैट्रिक्स है, इसमें आपने एलिमेंट वाइज ऑपरेशन करना है और जिस आपके पास जो एरे है वो 1,3 का है। अब जो 1,3 का एरे है और ये 3,3 का आपके पास इसका शेप है, तो आपने ये चेक करना है कि ये अगर ठीक है या नहीं है। तो इसको आपने 1 के साथ में कॉरेस्पॉन्डिंग डायमेंशन कुछ भी हो वो चलेगा, और अगर ये दोनों मैच हो रही हैं 3 वाली 3 में, तो आपके पास में ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसको हम थोड़े एग्जांपल के साथ में जब हम कोड पे जाएंगे तब भी देखेंगे। तो ये 1 2 3 को ब्रॉडकास्ट कर देगा बाकी रोज़ में भी, और उसके हिसाब से ये ऑपरेशन एलिमेंट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो इसी तरीके से ये भी 3/3 का आपके पास में एक मैट्रिक्स है। आपने एक कॉलम लिया जिसमें जिसकी जो डायमेंशन है एक तरीके से वो 3/1 है। तो अगेन देखने का कंपैटिबिलिटी देखने का तरीका है कि भाई 1 को आपने 3 के साथ मैच किया, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी डायमेंशन हो चलेगा, और 3 और ये 3 अगर मैच हो रहा है तो आपकी कंपैटिबिलिटी बनती है, इसमें ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी। ये 1 2 3 1 2 3 सभी जगह 1 2 3 सभी जगह इसको ब्रॉडकास्ट करेगा और एलिमेंट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। ये थोड़ा डिफरेंट है पर इसमें भी हम सेम ही रूल लगाएंगे। तो ये आपके पास में जो है 1,3 का एक एरे है और ये 3,1 का एरे है। तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर कुछ भी डायमेंशन होगी तो आपकी कंपैटिबिलिटी बनती है, और यहाँ पे ये 1 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास में जो भी डायमेंशन है तो कंपैटिबिलिटी बनती है। तो इसने क्या करना है, इसने 2 3 9 को सभी जगह ब्रॉडकास्ट कर देना है और यहाँ पे 1 2 3 को सभी जगह ब्रॉडकास्ट कर देना है, और इसी हिसाब से इसने इसका ऑपरेशन एलिमेंट वाइज ऑपरेशन कर देना है। तो इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद इसको समझने के लिए कोड में कैसे ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी, क्या इसका आउटपुट आएगा, इसके लिए हम वापस चलते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक में गूगल कोलैब के थ्रू और देखते हैं कि किस तरीके से ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन। एक नमपाई एरे बनाते हैं ए रेंज से और रीशेप करते हैं 3,4 को, और लेट अस ट्राई कि भी इसमें हमने कुछ एक एलिमेंट ऐड करना है। तो अगर हमें इसमें एक एलिमेंट ऐड करना है तो आई विल राइट a+7। जो ए का जो साइज शेप है वो 3,4 है और 7 इज ए स्केलर।
तो तब भी जब भी मैं अगर इसको करूँगा तो आपके पास में जो आउटपुट आएगा, अगर मैं इसका आउटपुट आपको बताता हूँ कि ए क्या है। ए की में जो वैल्यू थी वो थी 0 1 2 3 4 5, और जब मैंने a+7 किया तो इसने 7 एक ऐसा एरे बना लिया 3/4 का, और हर एलिमेंट उसका 7 था, और ये एक ब्रॉडकास्टिंग है। और उस 7 को उसके बाद में उसने एलिमेंट वाइज ऑपरेशन करके a+7 की वैल्यू आपको दे दी। तो ये इसी तरीके से अगर मैंने इसमें a मल्टीप्लाइड बाई 7 करना है तब भी मैं इसको आराम से कर पाऊंगा, कि जो 7 के साथ ये सभी को मल्टीप्लाई भी कर लेगा। तो अगर आप देखोगे तो जो दूसरा हमने एग्जाम्पल देखा था उसमें ये था कि भाई एक तो है आपके पास में एक पर्टिकुलर 3 × 3 का यहाँ पे, तो वो हमारे पास में 3/4 है, और रो के बराबर 1 × 4 का अगर हम और बना लेंगे एक एरे तो उसको भी हम बड़े आराम से हैंडल कर पाएंगे। तो मैंने इसको 1 × 4 का बना लिया। तब जब मैं इसके साथ में इसको प्रिंट करा के अगर मैं देखता हूँ ए को और बी को, प्रिंट ए कोमा बी, तो ए कोमा बी आपके पास में इस तरीके से ये ए की वैल्यू है और ये यहाँ पे बी की वैल्यू है। अब इसमें अगर मैं a+b करता हूँ तो a का जो शेप है वो तो आपके पास में है 3/4 का, और जो b का शेप है वो 1/4 का, पर ये इसमें ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू ये चीज़ इसमें हो जाएगी। तो ये जो 0.12 है ये इस सभी में ऐड हो गया, इस रो में भी ऐड हो गया, इस वाली रो के फर्स्ट एलिमेंट में भी ये सेम चीज़ ऐड हो गई है। आपको यहाँ पे आ रही है कि 0.12 ऐड हुआ है, और यहाँ भी 0.12 इसके साथ भी ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जो थर्ड एग्जांपल था हमारे पास में वो था कि हमने एक कॉलम वेक्टर लिया, जैसे 1 × 3 अगर यहाँ पे लिया तो यहाँ भी हमको 1 × 3 लेना है, तो हम इसी को रिपीट करते हैं कि एक हमने 3 × 1, तो 3 × 1 का हमने कॉलम वेक्टर लिया। तो उसके बाद अगर आप इसको प्रिंट करा के देखेंगे तो ये आपका आउटपुट है कि इसके अंदर जो बी है वो 0.7 है पहला एलिमेंट, 0.34 है। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, पहले इसको ब्रॉडकास्ट करेगा, सारे के सारे कॉलम्स में मल्टीपल कॉलम बनाएगा, जितने कॉलम इसमें हैं 4 कॉलम बनाएगा और सभी को इसके साथ में ऐड कर दिया। जैसे 0.78 इसने यहाँ पे ऐड किया, और 0.78 ही इसने यहाँ पे ऐड किया, 0.78 ही इसने यहाँ पे ऐड किया, ये आपके पास में आउटपुट है। तो इस तरीके से आपका ये जो थर्ड ऐप जो था वो भी हो गया। अब हम इसको देखते हैं कि भाई ये जो फोर्थ है जिसमें एक 1,3 है और दूसरा 3,1 है, तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो लेटस इसको सेम ही हम ले लेते हैं, 1,3 ले लेते हैं, और इसको 3,1 ले लेते हैं, और इसमें हम ये ऑपरेशन करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो इसमें भी आपके पास जो आउटपुट है वो 3/3 का आया, और अगर ये आप इनकी वैल्यूज़ देखेंगे तो जो 1,3 है वो 0.68, 0.62, 0.7 इस तरीके से है, और जो 3,1 हमने बनाया है रैंडम बी वो 0.9, और ये ऐसे है। तो ये 0.9 ये भी पूरा इसने ब्रॉडकास्ट किया, इसको भी ब्रॉडकास्ट किया, और उसके बाद में इसको इसने ऐड किया। तो ये एक ब्रॉडकास्टिंग का एक वो है, किस तरीके से हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। ये दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए हैं आपको समझाने के लिए कि भाई किस तरीके से हम इनको चेक करेंगे कि ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबल है या नहीं है। तो कुछ ब्रॉडकास्टिंग के रूल्स हैं वो तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पर हम ब्रॉड सेंस में देख लेते हैं। अगर आपके पास A 2,3 है, B भी अगर 2,3 है तो ब्रॉडकास्टिंग की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा। और अगर B 2,1 है तो 1 के अगेंस्ट कुछ भी हो, ये दोनों मैच कर रहे हैं तो ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी। ये अगर 1,3 है तो 1 के अगेंस्ट कोई भी यहाँ पे वैल्यू हो और 3 आपका मैच कर रहा है तब भी ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगा। अगर बी की शेप 3 कोमा है तो जब ब्रॉडकास्टिंग के टाइम पे ये इसके जो प्रीसीडिंग इससे पहले इसको 1 बनाएगा यहाँ पे, और 1,3 हो जाएगा, तो 1 के साथ में 2 है और 3 के साथ 3 है तो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। 3,2 है तो भी ब्रॉडकास्ट नहीं होगा क्योंकि आपके पास में यहाँ कोई 1 वाली वैल्यू नहीं है, ना ये टपल टाइप का है 1D। और अगर
2 कोमा है तो फिर ये जो इसका रूल है वो 1,2 बनाएगा इसको पहले, और फिर 1 के अगेंस्ट में 2 है और ये 2 3 के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी ब्रॉडकास्ट के लिए कंपैटिबल नहीं है। तो ये तरीका है इसको देखने का भी ब्रॉडकास्टिंग के लिए कैपेबिलिटी है या नहीं है। इसमें कोई ए वेक्टर है, एरे है, और ये बी एरे है, तो अगर सेम है तो नो डाउट ब्रॉडकास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, एलिमेंट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। अगर इसमें आपके पास बी की शेप 1001, 256, 256 है, तो आपने 1 को 1 इसके साथ मैच करना है, कोई भी यहाँ पे नंबर हो चलेगा, और बाकी अगर सब मैच हो रहे हैं तो ये कंपैटिबल है। यहाँ भी देखो 1 और 1 है, तो इसके अलावा जो मैम है एलिमेंट के वो भी कंपैटिबल हैं, ये भी चलेगा। ये 1 के साथ में 1000 है, तीनों मैच कर रहे हैं तो ये भी कंपैटिबल है, ये भी चलेगा। इसकी डायमेंशन नहीं मैच कर रही है, 1,256,256 है, तो ये इसके लिए डायमेंशन बनाने के लिए इसके आगे 1 लगा लेगा ब्रॉडकास्टिंग के टाइम पे, और अब 1 के साथ 1000 हो गया, 1 के साथ 256 हो गया, बाकी ये दोनों मैच कर रहे हैं तो ये भी ब्रॉडकास्टिंग होगी। और इसका 256,1 अगर है तो इसके आगे भी ये 1 और 1 लगाएगा, दो मैच करने के लिए शेप को। 1 के साथ 1000 है, 1 के साथ 256 है, ये 256 256 मैच हो रहा है, ये 1 के साथ 256 है, तो ये भी कंपैटिबल है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। ये 1000 256 256 है, इसके शेप को मैच करने के लिए इसके प्रीसीडिंग में 1 लगाएगा, यहाँ पे 1 के साथ 1000 चलेगा, बट 1000 और ये 256 मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये नॉट कंपैटिबल में आएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई जो ब्रॉडकास्टिंग है वो किस केस में होगी और किस केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का जैसे हमको सबको पता है कि भाई जब भी हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है तो उसके जो लास्ट इनर जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए। तो इसके लिए हम एक बहुत सिंपल सा चेक भी लगा सकते हैं शेप चेक करने के लिए कि ए डॉट शेप -1 और बी डॉट शेप -2। मतलब ए डॉट बी अगर करना है तो जो पहले वाले एरे की लास्ट डायमेंशन और दूसरे वाले एरे की लास्ट बट 1 डायमेंशन, है ना, तो इस केस में फर्स्ट हो जाएगी, तो उनको हम चेक कर सकते हैं। तो चलो ये चीज़ अप्लाई करके देखते हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जिससे थोड़ा सा कम लिखना पड़े, या डायरेक्ट भी अगर मैं इसको अब रन कर दूंगा यहाँ पे तो आपके पास ये वैल्यू ट्रू देगा, क्योंकि हमने ये वाला जो फंक्शन है हमारे जो ए और बी हमने बनाए हैं एरे, इनकी डायमेंशन ऐसी है कि जो ए वाले की लास्ट डायमेंशन और बी की फर्स्ट डायमेंशन सेम है, तो इसलिए ये वाला आपके पास डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसी को हम थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं, तो जब भी हमने डॉट प्रोडक्ट लगाना है किसी चीज़ का करना है, तो हम बेटर है कि पहले ये चेक कर लें और उसके बाद ही हम डॉट प्रोडक्ट में जाएं। तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। इफ़ ए डॉट शेप -1 इज़ इक्वल बी डॉट शेप -2, तो आपके पास में ये सी करेगा डॉट प्रोडक्ट एन पी डॉट डॉट ए कोमा बी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। एल्स क्या करेगा, एल्स हमने लिख देना है कि भाई आपका जो डायमेंशन है वो मैच नहीं कर रहा है, इट्स नॉट कंपैटिबल फॉर डॉट प्रोडक्ट। जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ नॉट कंपैटिबल। तो इसको रन करके देखेंगे अब अगर, तो ये हमारा रन हो गया बहुत आराम से। अब हम सी निकाल के भी देख सकते हैं, सी की शेप भी चेक कर सकते हैं कि जैसे इसमें आपके पास में 256 15, अच्छा इसका मतलब ये एग्जीक्यूट हुआ नहीं था, ए कुछ और ए और बी की वैल्यू पड़ी थी, तो यहाँ आपके पास में इसकी जो डायमेंशन आनी चाहिए वो 256 और 5 आनी चाहिए। तो ये वैल्यूज़ हैं। इसका शेप आप चेक करोगे तो इसका शेप भी आपको पता चल सकता है, तो 256,5 आएगा। तो ये है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो इस तरीके से जब भी हमने डॉट प्रोडक्ट लगाना है तो हम पहले उसकी डायमेंशंस को वेरीफाई कर लें।
अब मेरे को पता है कि आपको ने इफ़ और एल्स का सिंटैक्स आपको पता है, फिर मैं बता देता हूँ। इफ़ के अंदर जो भी कंडीशन आपने लिखी है अगर वो ट्रू होती है तो आपके ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर वो ट्रू नहीं होती है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। सपोज मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ और मैं फिर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो इस केस में क्या होगा, ये नॉट कंपैटिबल बता दिया, क्योंकि इसने इसको चेक किया, डायमेंशंस मैच नहीं की, तो ये नॉट कंपैटिबल हो गया। तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट का। अब एक जो स्लाइसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है नमपाई में। स्लाइसिंग मीन्स आपने एक पर्टिकुलर स्लाइस एरे के अंदर से निकालनी है और वो हमने कहीं और यूज़ करनी है। तो इसका जो सिंटैक्स है वो ये आपको बता रखा है, स्टार्ट कॉलन एंड कॉलन स्टेप। जनरली स्टेप हम यूज़ करते नहीं, पर स्ट्राइड वगैरह देना हो, बाद में CNN वगैरह में कन्वोल्यूशन ऑपरेशन और कुछ स्ट्राइडिंग करनी हो तो यूज़ कर सकते हैं। बट अगर सपोज मैं यहाँ चाहता हूँ कि मैं 2 और 5 का एक स्लाइस निकाल लूँ इसमें से, तो मैं x के अंदर लिखूँगा जो आपके पास 2 इज़ इंक्लूसिव, तो 2 नहीं मीन्स स्टार्ट इज़ इंक्लूसिव, तो इस 2 का जो इंडेक्स है वो है 1 और जो 5 का इंडेक्स है वो है 2। 2 इज़ एक्सक्लूसिव, तो हम यहाँ पे 3 कर देंगे। तो अगर मैं ये करूँगा तो आपके, सॉरी दिस इज़ नॉट दी, कॉलन लिखना था, कॉमा लिख दिया। तो जब मैं इसको करें x इज़ नॉट डिफाइंड, तो आपके पास में 2 और 5 का एरे ये आ गया। 1D इज़ ओके, पर और अगर आपने सपोज इसकी जगह यहाँ -1 लिख दिया, तब क्या होगा कि ये जो इसके बाद के इसने लास्ट बट 1 तक का सारा आपको बता दिया, 2, 5 और 3। और अगर मैं इसको छोड़ दूंगा खाली, कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो 20 तक का सभी देगा। अगर मैं इसको -2 कर दूंगा तो आपके पास में ये लास्ट ये 3 वाला इंडेक्स है ये एक्सक्लूड हो जाएगा और 2 और 5 की वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैं आगे भी नहीं दूंगा तो ये सारा का पूरा एरे ही स्लाइस कर देगा, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एरे अपने पास में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो चलो हम ये मान के चलते हैं कि 5, 3 और 20 हमको चाहिए था। अगर ये नहीं चाहिए तो 2 ही चाहिए, 5 और 3, तो माइनस, आप इसको बहुत तरीके से देख सकते हो। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल लेंगे 2D एरे का। जो 2D एरे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें। तो चलो हम एक 2D एरे बनाते हैं। एरे बनाने के लिए जो हमने यूज़ करना है वो ए रेंज यूज़ कर लेते हैं, जो सबसे पॉपुलर मेथड है एरे बनाने का। तो ए रेंज मैंने सपोज 20 एलिमेंट्स इसमें लिए हैं, तो इसको मैं रीशेप कर दूंगा 2 डायमेंशन के उसमें। तो मैं 4,5 या 5,4 या 10,2 कुछ भी कर सकता हूँ। तो सपोज़ मैंने 4,5 इसको, सॉरी इसकी स्पेलिंग NP गलत हो गया। तो ये आपके पास एरे बन गया। जो एरे हमने बनाया 2D का वो है, इसको प्रिंट भी साथ के साथ करा लेते हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये आपके पास में एरे बन गया। सपोज अगर मैं अब इसमें चाहता हूँ भाई 5, 6 और 10, 11, ये वाला जो मेरे पास पीस है, ये 5, 6 नॉट 7, 8, 9, 5, 6 एंड 10, 11, ये अगर मेरे पास है तो हम इसको कैसे इसमें सिंटैक्स देंगे। तो वैसे 2D का सिंटैक्स ऐसे जैसे हमने ये 1D का सिंटैक्स था, कोमा लगा के फिर 2D का सिंटैक्स, और इसी तरीके से कोमा लगा के 3D का, और जितना भी आपने यूज़ करना है। तो इसको हम अगर 5 और 6 का लेना है तो हमने बेसिकली, आपकी ये रो नंबर 0 है, ये रो नंबर 1 है। तो पहला वाला जो है ये रो नंबर के लिए I के लिए है और ये अगला J के लिए है। तो I के लिए हम क्या करेंगे, हमने रो नंबर 1 पे जाना है, तो 1 अपने पास इंक्लूडेड है और रो नंबर 2 तक चलना है, 3 रो में नहीं जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो नंबर 1 लिखेंगे और 3 जब आपने जाना नहीं है तो वहाँ पे 3 से पहले वाले तक ये चलेगा। अब कोमा लगा के, क्योंकि ये लास्ट वाला इंक्लूडेड नहीं है, ये एक्सक्लूडेड है, तो जब ये 3 इंडेक्स एक्सक्लूडेड हो जाएगा इसमें। अब इसी तरीके से जो मेरा पास कॉलम था, आपको 6 चाहिए, फिर 11 चाहिए, तो कॉलम ये 0th कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है। तो कॉलम के लिए हम इसको बिगिनिंग से ले लेंगे और 6 और ये जो आपके पास 2 इसको लिख देंगे। तो जिससे आप जो एरे है
वो जो हम चाहते थे वो निकल के आएगा 5, 6, 10, 11। तो इस तरीके से हम इनको चीज़ों को कर सकते हैं। अब यहाँ पे चाहे हम ज़ीरो भी लिख सकते थे, ज़ीरो भी लिख देते तब भी ये आपके पास, क्योंकि ये इंक्लूडेड है, तब भी ये सेम एरर देता। अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका काम चलेगा ठीक से। तो अब अगर हम चलते हैं, सपोज़ आपको चाहिए वैल्यू 12, 13, 14, 17, 18, 19। अगर हमारे पास ये चाहिए तो आप ट्राई करो इसको लिखने की। 12 से लेके 12, 13, 14 और 17, 19, 17, 18, 19 सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो पहले हम रो को देखेंगे, तो रो हमारे पास में, क्योंकि हमको 12 से चाहिए, तो रो आपके पास में जो इंडेक्स है वो है 0, 1, 2 का, तो यहाँ हमारे पास 2 हो गया। अब आपको लास्ट तक चाहिए, 17 वाली रो भी चाहिए, तो इसको हम ओपन एंडेड छोड़ सकते हैं। यहाँ कॉलम 0, 1, 2 से आपको चाहिए और इसको भी हम ऐसे छोड़ सकते हैं। तो ये जब करेंगे तो हमारे पास 12, 13, 14, 17, 18, 19 का स्लाइस बन के आ जाएगा। इसी तरीके से हम 3D स्लाइसिंग करेंगे। जो हमको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम भी आती है सभी को, वो 3D स्लाइसिंग में आती है। तो 3D स्लाइसिंग के लिए सबसे पहले हम एक बना लेते हैं एरे। सपोज़ आपने 24 एलिमेंट का एरे बनाया और उसको रीशेप कर दिया 2, 3 रीशेप कर दिया आपने 2, 3, 4 में, और इसको प्रिंट भी करा के देख लिया। ये आपके पास में एरे आ रहा है। सब इस एरे में क्या है कि ये आपके पास में 2 स्लाइस आ रही हैं बेसिकली। एक ये 2 स्लाइस के 2 एरे आ रहे हैं, जो एक के बैक में एक है। तो दो, जैसे ये एक एरे है 3/4 का, ये आपके पास में 2, 3/4 है। तो 2 एरेज हैं इसमें 3, 4 के। तो ये जो 2 है ये एक्सिस 0 होगा, 3 एक्सिस 1 होगा और 4 एक्सिस 2 होगा। और अदरवाइज भी हम इसको आई, जे, के भी लेके चलेंगे तो ये आई नंबर ऑफ चैनल हो जाएगा, और जे जो है वो नंबर ऑफ रोज हो जाएगा, और जो के है वो नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा। क्योंकि एक्सिस बहुत पॉपुलर है इसमें, तो एक्सिस 0, फर्स्ट एक्सिस 1 एंड एक्सिस 2। तो इस तरीके से चीज़ें अरेंज रहती हैं। तो अब हम जब इसको एक्सेस करेंगे, स्लाइस भी करेंगे, सपोज हमको वैल्यू चाहिए 12 और 13 और 14। सपोज हमको ये 3 वैल्यू चाहिए 12, 13, 14। तो इसके लिए हमारे पास में जो तरीका रहेगा वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि पहले हमने देखना है कि हमारा चैनल क्या है। क्योंकि आई जो है वो इसमें नंबर ऑफ़ चैनल्स आगे 2 हैं, तो हमारे पास इसका जो इंडेक्स है ये 0 है, ये 1 है। तो 12, 13, 14 चाहिए, तो हम यहाँ पे 1 पे जाएंगे, और 1 के बाद क्योंकि और है नहीं कोई, तो ना भी लिखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो फिर कोमा लगाएंगे। अब रो के अंदर देखेंगे तो रो जो अब उस रो आपने सारे नहीं काउंट करने, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के ही आपने रोज़ काउंट करने हैं। तो इसमें जो रोज़ है ये 0th रो आपको चाहिए, तो आप इसकी 0th रो को काउंट करेंगे। आपको नेक्स्ट रो चाहिए नहीं तो फर्स्ट लिख देंगे, जिससे आपको नेक्स्ट रो नहीं आएगा। अब आ गया कॉलम को, तो जो कॉलम हमने 0 से लेके 1, 2 तक आपको चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और कॉलन लगा के लिखेंगे 0 और कॉलन लगा के लिखेंगे 3। तो 0, 1, 2, तो 3 हमको नहीं चाहिए, तो आपने 3 लिखा। तो इसके बाद में आपका जो वैल्यू आएगी वो 12, 13, 14 ये वाला एरे आपका ऐसे आ जाएगा 3 डायमेंशन में भी। तो ये इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है, और इसी तरीके से आप अपने इंडेक्सेस बनाने। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करने के लिए 3D वाले को। हमने 13, 14, 17, 18 सपोज ये 4 मेरे को पिक करने हैं। तो आप ट्राई करो अपने से, लिख के देखो कि क्या आएगा। तो पॉज करके और फिर उसके बाद में आप यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हो। तो इसमें क्या है, हमने कौन सा सेलेक्ट किया था, 13, 14, 17, 18। तो 13 का हमारे पास में अगेन ये आपके पास में पहला है, और इसके आगे क्योंकि और चैनल नहीं है तो इसलिए इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और उसके बाद में जो रोज़ है वो भी पहली है, और इसके 0th रो है ये, और आप इसको 1 तक लिखेंगे क्योंकि 1 एक्सक्लूडेड है, तो आपको सिर्फ 1 या 2 तक लिखेंगे क्योंकि हमने ये एक्सक्लूड करना है। तो 0
और 1 हमने इंक्लूड करना है, 2 को एक्सक्लूड करना है। तो ये दोनों रो अब हमारे पास में इंक्लूड हो गई हैं। कॉलम आपको इंक्लूड करना है ओनली 1 और 2 इंडेक्स तक, तो आप इसका कॉलम करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे और 3 तक लिख देंगे। तो ये हमारे पास में जो आएगा 12, 14, 17, 18 का एरे निकल के आएगा, स्लाइस होके आएगा। तो ये है इंडेक्सिंग में ही एक और हमारे पास में कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ बूलियन इंडेक्सिंग। बेसिकली जो आपने एक्सेसिंग द एरेज पढ़ा, स्लाइसिंग पढ़ा, ये सब इंडेक्सिंग के ही पार्ट हैं। तो बूलियन इंडेक्सिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, तो हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले लिख के देख लेते हैं, जो हमारे पास में एरे है, एक जो आपके पास एरे था जो ये है, इस पर एक हमने कंडीशन पूछी इससे कि भाई क्या है x ग्रेटर देन 6, तो इसने एक जो हमारे पास 3D एरे जो बना हुआ था उसके हिसाब से सब बता दिया कि भाई कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो ये बूलियन वैल्यू देगा, या तो एलिमेंट को चेक करेगा जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसके हिसाब से उसको ट्रू या फॉल्स करके हमको नया एरे बना के दे देगा। इसको हम एरे में भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको एरे के अंदर ही इसके अंदर कंडीशन दे दी और उसको आपने फिर चला के देखा कंडीशन को, तो इसने वो सिर्फ एरे बना दिया जो बड़ा है। तो ये जो एक नया मैंने एरे बनाया और इस एरे के अंदर मैंने कहा भी x ग्रेटर देन 6 है, तो x ग्रेटर देन 6 वाला इसने एरे बना दिया, यहाँ पे दिखा दिया। अब मैं इसको अगर x को प्रिंट कराऊंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कभी x चेंज हो गया है, तो ये सिर्फ एक नया एरे इसने दिया, इसको हम स्टोर कर सकते हैं किसी y z a b c d में। तो ये भी चीज़ ध्यान रखने वाली है। तो अगर आपने इसको यूज़ करना है फर्दर ऐसे एरे को, तो उस हिसाब से आपने यूज़ करें। इसी तरीके से एक और बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है, वो है वेयर। तो इसमें इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको अपडेट कर सकते हैं। और np वेयर एक बहुत फंक्शन, पावरफुल फंक्शन है जो कुछ बार यूज़ करेंगे, स्पेशली इमेजेस में जब आपने कुछ नेगेटिव वैल्यू या कुछ ऐसी वैल्यूज़ को अपने हिसाब से सेट करना है। तो अगर इसमें आपने कंडीशन देनी है पहले, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो क्या करना है, और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आपने क्या करना है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम करें वो एलिमेंट को एज इट इज़ रहने दो, अदरवाइज उस एलिमेंट को आप 0 बना दो। तो ये एक, जब आप ये देखो जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ग्रेटर देन 6, तो वहाँ पे तो जो x का एलिमेंट था वही उसने रखा है, और अदरवाइज जो बाकी एलिमेंट्स हैं उसको 0 कर दिया। इसको हम कुछ भी कर सकते हैं, इसको हम 9 भी कर सकते हैं, -1 भी कर सकते हैं। और पर इसके साथ में एक ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई ये x नहीं चेंज होगा जब तक हम इसको असाइन नहीं करेंगे, तो x हमारा वही रहेगा। तो ये थे कुछ मैट्रिक्स ऑपरेशन जो इम्पोर्टेंट थे हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। और अब लास्ट हमारे पास में जो एक मैट्रिक्स ऑपरेशन बचा है वो है np.sum फंक्शन। बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है और बहुत यूज़ होता है हमारे पास में जब हम लॉस फंक्शंस वगैरह निकालते हैं डीप लर्निंग में, तो इसको समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है भी किस तरीके से हमने सम करना है। तो सम को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा एक बार अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे चलेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे सम फंक्शन है क्या, किस तरीके से काम करता है। सम फंक्शन में हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं जो हम मेजर यूज़ करते हैं। एक तो है कि डायरेक्टली आपने सम फंक्शन को डायरेक्टली यूज़ किया, एक है एक्सिस के साथ यूज़ किया। तो जब हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो वो सारे एलिमेंट्स का सम दे देता है। तो हमारे पास में अगर हम इसको डायरेक्टली ऐसे यूज करें np.sum और इसके अंदर हम एरे को पास करेंगे, तो ये जो आपके पास वैल्यू है वो सारी की सारी वैल्यू, दो तरीके से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे एरे पास करके कर सकते हैं या एरे के ऊपर भी सम लगा सकते हैं। इसका जो बेसिक चीज़ है वो ये, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक्सिस 0 को रिप्रेजेंट करता है, एक्सिस 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये np.sum इसके इक्वलेंट है समेशन ऑफ aij when I is changing from 0 to the last value and j is changing from 0 to last value। अब अगर हम इसमें एक्सिस डिफाइन कर देते हैं, सपोज आपने x इज इक्वल टू 0, पहले 0 को लेके चलते हैं, x इज इक्वल टू 0 डिफाइन किया, तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स है A,
ये 0 एक्सिस है और आपके पास ये है जो ये एक्सिस 1 है। तो ये जो 0 एक्सिस है, तो इस एक्सिस में जब हम लिखेंगे एक्सिस इक्वल टू 0, तो ये वाला जो फंक्शन है, वो एक्सप्रेशन है, वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे आई की वैल्यू चेंज होगी कांस्टेंट जे के लिए, तो ये इसका मतलब है। तो मतलब जे जब 1 है, कॉलम की वैल्यू 1 है, तो आई 2 और 4, ये इसका आउटपुट आएगा 6, 3 + 8 11, 1 + 5 6। जो इसका आउटपुट है, जब हम एक्सिस इस एक्सिस पे बात करेंगे तो आउटपुट आपका आएगा ये, जब हम इस एक्सिस पे बात करेंगे तो आउटपुट आएगा ये। तो ये बेसिक सी चीज़ है जो इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। जब हम अप्लाई करेंगे इसको 3D में, वहाँ पे कुछ और सम के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, 3D एरे भी समझ में आएगा, और बाद में हम इसको अपने कोड पे जाएंगे। तो सपोज मैंने एक एरे बनाया है ए रेंज यूज़ करके, और उसको शेप कर दिया 2, 3, 4। तो ये जो एरे है, इसका आउटपुट अगर हम आप कोड में देखोगे तो ये आउटपुट आएगा, जो हमने पिछले उसमें यूज़ भी किया है इसको। तो ये जो एक्सिस है, ये 0th एक्सिस है, ये एक्सिस 1 है, और ये एक्सिस 2 है। अगर हम इसको इस रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका ये वाला एक मैट्रिक्स है 3/4 का, वो आपके पास में ये लेयर पे दिखा रहा है, फर्स्ट लेयर। और जो ये जो मैट्रिक्स है 12 से लेके 23 तक का, ये आपकी सेकंड लेयर में दिखा रहा है। और ये जो लेयरिंग हो रही है, ये आपकी एक्सिस 0 है इस केस में, तो ये दिस इज एक्सिस 0। अब अगर हम इस सम जब इस पे अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास में पहला मैट्रिक्स था, और इसके पीछे ही दूसरा मैट्रिक्स हमने किया है लाइट में ब्लू कलर में। और जैसे ये इसका 0 है, तो यहाँ पे 12 इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इसके लिए। लेट अस नाउ अप्लाई द सम अबाउट एक्सिस 0, एक्सिस 1 एंड एक्सिस 2 एंड सी व्हाट इज कमिंग। जब एक्सिस 0 पे आप करोगे, तो एक्सिस 0 के अलॉन्ग सम करेगा, तो ये जो सम होगा 12 + 0 इज 0, 13 + 1 इज 14, 22 + 10 इज 32 एंड सो ऑन। तो जो इसका आउटपुट आएगा, जब हम इसके अबाउट कर रहे हैं, तो आउटपुट ये आएगा 3 × 4। तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड क्या उसका आउटपुट क्या होगा। जब हम एक्सिस 1 के अलॉन्ग करेंगे, तो एक्सिस 1 इज दिस वन। तो पहले आप एक उसमें चैनल पे जाएगा, ये 0, 4 और 8, 12 यहाँ पे दिखाएगा, ये इसके अलॉन्ग करेगा। फिर ये 1, 5 और 9, 15 आ गया, 7, 3 एंड 11, 21 आ गया। इसके पीछे जो है सपोज 14, 18 एंड 22, 22 एंड 18 इज़ 30, 40 एंड इट इज़ 54। तो यहाँ पे 54 आ गया। तो दिस इज़ हाउ यू विल गेट दिस सम अलॉन्ग एक्सिस 1। और अगर आप एक्सिस 2 के लिए करोगे, तो आप अपने आप करके देखो क्या, एंड पॉज करके देखो भी ठीक आ रहा है क्या नहीं। अदरवाइज जब आप एक्सिस 2 के अलॉन्ग करोगे, तो 0, 1, 2, 3 सम ऑफ दिस 6 और 5, 4, 6, 9 एंड लाइकवाइज दिस। तो ये आपके पास में आउटपुट हैं। अगर जब आपने एक्सिस 2 के अलॉन्ग जब किया है सम, तो जो इसका आउटपुट का शेप है वो 2, 2 × 3 या 2, 3 है। जब आपने 3 के अलॉन्ग किया, तो जो शेप बचेगा वो 2, 4 बचेगा। तो यहाँ डायमेंशंस जो इसकी शेप है, यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई इसका आउटपुट शेप क्या होगा जब आप एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग सम कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। कई जगह पे जब इसकी एक्सप्लेनेशन आप देखोगे, तो हो सकता है कुछ और इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से भी बताते हो कि भाई हमने ये जो इसको रिप्रेजेंट किया, हालांकि इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, आउटपुट आपका सेम आएगा चाहे जैसा मर्जी रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि जो एक्सिस 0 है वो ये वाली एक्सिस 0 है। तो इसमें हमने इसको जो मैट्रिसेस हैं ये दो, इनको अरेंज ऐसे किया कि जो ऊपर वाला ये वाला मैट्रिक्स है टॉप लेयर पे रखा है, इसको इसके नीचे हमने रखा है। तो चैनल हमने इस तरफ रिप्रेजेंट किए हैं, तो एक्सिस 0 भी इस तरफ आएगा। जो 3 वाला है वो एक्सिस 1 आएगा, तो ये 1, 2, 3 जो आपकी डायमेंशन है एक्सिस 1 आएगी, और ये जो 4 है वो एक्सिस 2 आएगा। तो ये एक्सिस 2 है।
तो जो आउटपुट होगा वो भी अकॉर्डिंगली उसी तरीके से अगर आप देखोगे इसका रिप्रेजेंटेशन, तो ये टॉप वाला मैट्रिक्स है और इसके नीचे दूसरा मैट्रिक्स है, जो दो चैनल की जो हम बात कर रहे हैं। जब आप जीरो के अलोंग करेंगे तो ये प्लस ये, दिस प्लस दिस प्लस दिस, और वन के अलोंग करेंगे तो वन इज़ अलोंग दिस एक्सिस, तो ये वाला आपके पास में पहले चलेगा इस तरीके से सम, और उसके बाद में इसके नीचे वाला जो ग्रीन कलर का सम है वो चलेगा, और इसी तरीके से एक्सिस 2 में दिस इज़ गोइंग टू हैपन। इन एनी केस जब आप एक्सिस 2 के अलोंग करें तो 3 इंटू 4 4 का आउटपुट आएगा, जब आप एक्सिस 1 के अलोंग करें तो 2 4 का आउटपुट आएगा, जब एक्सिस 2 के अलोंग करें तो 2 3 का आउटपुट आएगा। तो ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है 3D एरे की, तभी हम इसको सम को और स्लाइसिस को बहुत परफेक्टली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे खुद अपने से, नहीं तो फिर हमको दिक्कत होती है। तो चलो सो नाउ लेट अस कम टू दी कोडिंग पार्ट। तो इसका जो एग्जांपल हमने वहाँ पीछे स्लाइड में अपने पास लिया है, तो सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आपके पास जो एरे है वो बनेगा, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। 4 बेसिक कमांड हम इसमें चलाएंगे 3D एरे में सम के लिए। वो है एक टोटल एरे का सम np.sum a, जो आउटपुट आपके पास 276 आएगा। जीरोथ एक्सिस के अबाउट आपके पास में सम, जीरोथ एक्सिस जो हमने पहले भी डिस्कस किया था वो चैनल वाइज है, कि ये जीरो एक्सिस है, जीरो मतलब यहाँ पे आपके चैनल 0 है, चैनल यहाँ पे 1 है, और ये अलोंग रो आपके पास में ये वाली है, ये एक्सिस 1 है जो जिसमें 3 आपके पास एलिमेंट हैं, और 4 वाली जो एक्सिस है वो एक्सिस 2 है। तो जब जीरो एक्सिस के अबाउट जब आपने इसको सम करेंगे तो आपके पास ये आउटपुट आएगा। ये हमने यहाँ पे देखा भी कि भाई ये वाला आउटपुट है, आप इसको मैच कर सकते हो। जब आप एक्सिस 1 के अलोंग सम करेंगे तो ये यहाँ पे वापस से एक बार बता देता हूँ मैं कि एक्सिस 1 आपकी ये है जो आप यहाँ से जा रहे हैं, जिसके अलोंग 3 है, क्योंकि वो भी मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरीके का रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं, पर आउटपुट आपके पास सेम आएगा जब आप एक्सिस की बात करेंगे, क्योंकि वो इनहेरेंट है इसमें। तो जब इस एक्सिस का आउटपुट करें तो पहले ये सम, फिर ये सम, ये सम, और ये जो इसका रिजल्ट है ये इसके साथ मैच कर रहा है। इसी तरीके से एक्सिस 2 का। तो नाउ वी केम टू द एंड ऑफ आवर सेकंड सेशन ऑन दिस मॉड्यूल ऑफ पाइथन फॉर डीप लर्निंग। थर्ड सेशन में हम इमेज डाटा को हैंडल करना सीखेंगे। वो थोड़ा सा शॉर्टर वीडियो रहेगा, मे बी अबाउट अंडर 10 मिनट और सो। एंड उसके बाद में जो हमारा बचेगा वो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जो हमने यूज़ करने हैं। तो बेसिक चीज़ें तो वैसे ऑलरेडी हो गई हैं, तो इमेज डाटा को हैंडल करने के बाद में विल बी रेडी टू गो फॉर डीप लर्निंग प्रॉब्लम्स। बट स्टिल बिफोर दैट I will make you more comfortable with by taking simple examples of the functions that we are going to use in deep learning. So thank you very much. Thanks for watching this video.